हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो आज के टाइम में 20% से ज़्यादा डिस्काउंट पे मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक मैं आप लोग के सामने स्टडी पर्पज़ के लिए रख रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इन सभी स्टॉक्स के साथ आगे बढ़ सकते हो अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसकी परमिशन देती है तो आज के दिन सबसे पहले हम लोग डी मार्ट से शुरू करते हैं। अगर बिल्कुल टॉप से बात करें तो डी मार्ट में लगभग 30% की गिरावट करंट टाइम में देखने को मिल रही है। और एक सालों की बात करें तो एक सालों में डी मार्ट में लगभग 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके बिजनेस की तो डी मार्ट को रिसेशन से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डी मार्ट कोई लग्जरियस ऑब्जेक्ट या फिर वस्तुएं नहीं बेचता है। ये एक नीड की वस्तुएं बेचता है जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें ही मिलती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें। तो डी मार्ट को रिसेशन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। डी मार्ट को इम्पैक्ट पड़ सकता है तो इसके स्टोर ओपनिंग कैपेसिटी पे। अगर हर साल डी मार्ट अगर 20 स्टोर का ओपन करता है तो हो सकता है कि रिसेशन के वक्त में 1-2 स्टोर ओपन करे या फिर वो भी स्टोर ओपन ना करे। और बात करें फंडामेंटल्स की तो फंडामेंटल्स इसके बिल्कुल कमाल के ही हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो बजाज फाइनेंस पिछले एक सालों में 22% की गिरावट के साथ चल रहा है। वहीं पे 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 238% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और करेंट में गिरावट की बात करें तो ये गिरावट आरबीआई के प्राइस हाइक की वजह से हो रहा है, जहां पर इसके बिजनेस में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग बजाज फाइनेंस को भी अपने रडार पर रख सकते हो। बात करें एशियन पेंट की तो एशियन पेंट एक सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 16% की गिरावट और टॉप से देखें तो 20-25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पर 5 सालों की जब बात करें तो एशियन पेंट अपने इन्वेस्टर्स को 150% का रिटर्न कमा कर दिया है। बात करें जितने भी केमिकल सेक्टर है वो सभी सेक्टर में करंट के टाइम में बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और उसी गिरावट की वजह से एशियन पेंट में भी दबाव देखने को मिल रहा है। और आने वाले रिसेशन का भी थोड़ी सी नर्वस एशियन पेंट में देखने को मिल रहा है। लेकिन करंट गवर्नमेंट की बात करें तो करंट गवर्नमेंट आने वाले समय में इंफ्रा पे कितना ज़्यादा फोकस कर रही है आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो जितने भी इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट होंगे उन सभी में भी फाइनल टच होगा वो पेंट से ही होता है। और बात करें फंडामेंटल्स की तो फंडामेंटल्स में कोई डाउट ही नहीं है। आप लोग बिल्कुल मैक्स का चार्ट देख सकते हो, कितना स्मूथली ये चार्ट ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। और सिमिलर कमेंट्री फॉर बर्जर पेंट, जहाँ पर बर्जर पेंट ने भी 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 113% का रिटर्न और मैक्स की बात करें तो 32,000% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, जिसने एक सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 21% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में 170% का पॉजिटिव रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और भारत आईटी हब के लिए जाना जाता है। और जितने भी आईटी कंपनी है वो सभी कंपनी जो मैक्सिमम रेवेन्यू कमा कर लाते हैं वो जनरली यूएस से कमा कर लाते हैं। और जहाँ पर यूएस में अभी के वक्त बोला जा रहा है कि यूएस में रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है, इस वजह से आईटी कंपनी में भी करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये रिसेशन कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला नहीं है। जैसे जैसे सब कुछ ठीक होगा वैसे वैसे इन सभी की प्राइस भी ऊपर जाने लगेगी। तो वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट इन फियर, तो वो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ रहा है। आप लोग बिल्कुल ये सभी स्टॉक को रडार पर रखो और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का वक्त आता है आप लोग अपने स्टडीज़ के हिसाब से इन सभी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। ये सभी जो इतने भी स्टॉक है वो सब मैं आप लोगों को स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। जुबलिएंट फूड मार्केट का किंग, जब इसकी बात करें तो एक सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 34% का नेगेटिव रिटर्न और वहीं पर 5 सालों की बात करें तो 161% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब मैक्स की बात करें तो इसने 2000% अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। इस स्टॉक को रिसेशन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ी लग्जरियस फूड कैटेगरी में आता है, जहाँ पर लोगों की इनकम कम होने लगेगी या जैसे जैसे
बेरोज़गारी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। जब भी रिसेशन आता है तो बेरोज़गारी एक कॉमन सा इशू साथ में लेकर आता है। तो जैसे जैसे बेरोज़गारी बढ़ेगी वैसे वैसे इन सभी स्टॉक की थोड़ी बहुत ग्रोथ में इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात करें अच्छे स्टॉक्स की, तो अच्छे स्टॉक अच्छे टाइम में बिल्कुल टॉप लेवल पे मिलता है, और बुरे टाइम में ऐसे अच्छे स्टॉक्स की पिटाई होती है जहाँ पर अच्छे स्टॉक हमें सस्ते वैल्यू में ख़रीदने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हो। बात करें अगले स्टॉक की, दीपक नाइट्रेट। 1 सालों में दीपक नाइट्रेट ने अपने इन्वेस्टर्स को -25% का रिटर्न, और जब 5 सालों की बात करें तो लगभग 600% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब बिल्कुल टॉप से बात करें तो -32% का नेगेटिव रिटर्न टॉप से गिरा हुआ है। जब इसकी बैलेंस शीट और क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स और बैलेंस शीट दोनों में बहुत ही पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस स्टॉक को भी स्टडी करके इसके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हो। अल्काइन एमाइन, जिसने 1 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को -25% का रिटर्न, और जब 5 सालों की बात करें तो लगभग 900% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। चलिए थोड़ी सी अल्काइन एमाइंस की बैलेंस शीट की ओर नज़र डालते हैं। आप लोग क्लियरली देख सकते हो अल्काइन एमाइंस मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जहां पर इसकी करंट प्राइस लगभग 2700 के आसपास चल रही है, और इसकी टॉप की बात करें तो 3800 है और बॉटम 2500 है। तो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ये कंपनियां जितना तेज़ चलती है उतना ही तेज़ ये सब कंपनियां गिरती भी है। लेकिन जब इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रो ही करता जा रहा है। 10, 17, 24 ये बिल्कुल ग्रोइंग मोड में ही है, जहाँ पर इसकी प्रॉफिट मार्जिन वक्त के साथ आगे ही बढ़ता जा रहा है। और इस ईयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये गिरावट बिल्कुल क्रूड ऑयल के प्राइस और रिसेशन की डर की वजह से ये देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कोई कंपनी में फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है तो वो फॉल सभी कंपनियों में देखने को मिलेगा, और इससे कोई डरने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर फॉल सिर्फ एक कंपनी में देखने को मिले और बाकी सब कंपनियां बिल्कुल भागता ही जाए और फॉल सिर्फ एक ही कंपनी में हो, तो ये बिल्कुल डरने की ही बात है। तो ये फॉल बिल्कुल एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से देखने को मिल रहा है, और इसे डरने की कोई बात नहीं है। वक्त के साथ ये भी ठीक हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर में जो इम्पैक्ट इस कंपनी पे पड़ेगा वही इम्पैक्ट अदर जितने भी केमिकल कंपनियां हैं उन सभी पे भी वही इम्पैक्ट आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के साथ आगे बढ़ने का विचार कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी स्टॉक मैं आप लोगों के सामने स्टडी पर्पज़ के लिए रखा हूँ। आप लोग बिल्कुल अपनी ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगली कंपनी डिक्सन, मेड इन इंडिया की जो सपना है वो पूरा करने वाली पहली कंपनी डिक्सन ही बनी है। मेड इन इंडिया का जो सफ़र है शायद डिक्सन के बिना थोड़ा अधूरा सा लगेगा, लेकिन जब इसकी चार्ट की तरफ बढ़ें तो टॉप से ये 31% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। और जब इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो ये बिल्कुल प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सॉरी, मैंने गलत चीज़ों को सर्कल कर दिया था। हाँ, तो ये बिल्कुल 98 के प्रीमियम पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन है। तो ये कंपनी बिल्कुल अपने मोनोपोली को ही इंजॉय करता है, जिसकी वजह से लोग इसे प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए भी तैयार हैं। तो आप लोग इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हो और इसमें स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। अगली कंपनी एस्ट्रल, जहाँ पर 1 सालों में एस्ट्रल ने अपने इन्वेस्टर को 16% का नेगेटिव रिटर्न, और जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 310% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया। और जब मैक्स की बात करें तो 36,000 या फिर आप लोग बोल सकते हो 37,000 का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और भारत सरकार जो इंफ्रा में पुश कर रहा है, और इंफ्रा बिना पाइपिंग सेक्टर का बिल्कुल अधूरा सा है, तो आप लोग बिल्कुल इसे रडार पर रख सकते हो। और इसी में एक स्मॉल कैप कंपनी भी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, और वो स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप। तो आप लोग प्रिंस पाइप को भी रडार पर रख सकते हो। और जब बात करें एस्ट्रल की, तो एस्ट्रल भी बिल्कुल प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जब मार्केट कैप की बात करें तो 41,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि एक मिड कैप मार्केट कैप है।
अगली स्टॉक की बात करें रिलैक्सो। अब रिलैक्सो एक मिड कैप कंपनी है जहाँ पर ये अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर इसकी पी लगभग 115 की है। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो ये अभी भी काफ़ी एक महंगा स्टॉक है, लेकिन जब डिस्काउंट की बात करें तो ये टॉप से लगभग 40% की गिरावट पे अभी ट्रेड कर रहा है। और बात करें रिसेशन की, तो रिसेशन के वक्त भी आई थिंक इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेशन के वक्त क्रूड ऑयल सस्ते हो रखे होंगे और रिलैक्सो जैसी कंपनियां को भी क्रूड ऑयल की नीड होती है अपनी रॉ मटेरियल को बनाने के लिए। और दूसरी इसकी रिलैक्सो की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसे वाटा जैसे कंपटीटर से, जैसे कि एक वाटा है कि वाटा को अपने स्टोर चलाने के लिए काफ़ी कॉस्ट बर्न करने पड़ते हैं, जहाँ पर आप लोग देखते हो कि वाटा के शोरूम कितने सुंदर तरीके से बने रहते हैं, लेकिन वहीं पर हम लोग रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो हर एक छोटे मोटे दुकान पे भी मिल जाते हैं और इसे रन करने के लिए बहुत कम पैसे वर्न करने पड़ते हैं। और प्राइस वाइज भी देखा जाए तो ये रिलैक्सो के जितने भी स्लीपर शूज़ होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिलते हैं, जिससे रिसेशन के वक्त में भी इस स्टॉक को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ते हुए देखने को मिलेगा। अगली स्टॉक की बात करें कैंप्स, जहाँ पर कैंप्स ने 1 सालों में 20% का नेगेटिव रिटर्न, और जब 5 सालों की बात करें तो इस कंपनी को आए हुए 5 साल भी नहीं हुए होंगे। ये कंपनी 2020 में 9 अक्टूबर 2020 के आसपास में ही लिस्ट हुई है और उस वक्त से अपने इन्वेस्टर को 66% का रिटर्न कमा कर दिया है। और ये कंपनी बिल्कुल मोनोपोली इंजॉय करती है, जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड को बहुत सारे कस्टमर ला कर देते हैं और उसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। तो ये कंपनी बिल्कुल मोनोपोली इंजॉय करता है। और अगली स्टॉक की बात करें तो एफल इंडिया में 1 सालों में 19% या फिर 20% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया। और वहीं पर जब 5 सालों की बात करें तो 525% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब मैक्स की बात करें तो मैक्स भी यही है, क्योंकि इस कंपनी को आए हुए 5 साल से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी पोटेंशियल है वही इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पोटेंशियल भी है, क्योंकि इस जनरेशन में बोला जाता है डेटा इज न्यू ऑयल, जहाँ पर एफल इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रखा है और इस हिसाब से ये अपने कस्टमर्स को टारगेटेड ऐड सेंड करता है। और वहीं दूसरी ओर भारत सरकार डेटा पे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते ही जा रहा है, जिस वजह से इस कंपनी में आने वाले फ्यूचर में हो सकती है कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले। अगर आप इस स्टॉक के साथ आगे बढ़ रहे हो तो बिल्कुल एफल इंडिया में से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आते हैं आप लोग को बिल्कुल अपडेटेड रहना होगा। अगर कोई ऐसा रूल आ गया कि जो इस कंपनी के लिए खतरा बन जाए तो जितनी तेज़ी से ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा कर दिया है उतनी ही तेज़ी से ये नीचे की ओर जाने लगेगा। और भारत सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कस्टमर्स का डेटा और प्राइवेसी को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखें। और इस वजह से एफल इंडिया में आने वाली शायद वक्त में कुछ मुसीबत या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल इस स्टॉक से न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू अपडेटेड रहें। सो इन्वेस्टर्स, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और